नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। आज का मुद्दा में हम बात करेंगे मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं की। मोदी ने एक नया भारत बनाने का सपना देखा, उसे सच करने के लिए कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान भी किया, लेकिन अमली जामा पहनाने के बजाय उन योजनाओं का सत्यानाश हो रहा है। मोदी के आदर्श ग्राम योजना में गांव की तकदीर बाद में बदलेगी, बवाल और खुदकुशी पहले शुरू हो गई है। तमाम वायदों के बावजूद भी नमामि गंगे के जरिए गंगा की सफाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी भले ही दिल्ली में झाड़ू लगाते हों, उनके लोग ही वानखेड़े में जमकर गंदगी फैला रहे हैं। तो जनधन योजना के तहत खोली जाने वाली बैंक अकाउंट दुकानों पर रखे मिल रहे हैं। शुरू करते हैं आज का मुद्दा। मोदी की इन योजनाओं और उसके हर्ष के बारे में हम चर्चा करें, उससे पहले अपने पैनल हमारे साथ के न्यूज़ के संपादक अभिरंजन कुमार जी और कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बहुत कुछ घट रहा है राजनीतिक तौर पर। अगर हम देखें तो दिल्ली में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा भंग हो चुकी है, चुनाव होने हैं, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या वजह है और क्या अब नया समीकरण बैठेंगे, इन सब मुद्दों पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, आप ही से बात करते हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है ये? नहीं, पहले मैं 1 मिनट आपको करेक्ट कर दूं। अभी विधानसभा वहां पर भंग नहीं की गई है जी। आज उपराज्यपाल जो है तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले हैं और उसके बाद जो है सभी प्रतिनिधियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार बनाने में असमर्थता जाहिर की है। कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी, तीनों पार्टियों ने असमर्थता जाहिर कर दी है, जिसके बाद अब उपराज्यपाल के सामने कोई चारा नहीं है। वो अब जो है राष्ट्रपति को ये सिफारिश करेंगे कि वहां पर रिपोर्ट भेजेंगे, कहेंगे कि विधानसभा यहाँ की भंग कर दी जाए और यहाँ पर नए सिरे से चुनाव कराए जाए। तो विधानसभा अभी भंग नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में ये जो औपचारिकता है वो पूरी हो जाएगी और वहाँ पर निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। अब ये विधानसभा चुनाव जो है झारखंड और कश्मीर के साथ ही कराए जाते हैं या उसके बाद जनवरी में कराए जाते हैं, ये देखने की चीज होगी, लेकिन अभी यही है। शैलेंद्र जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो दृश्य आज सामने आया देश के सामने दिल्ली को लेकर के, कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव के बाद जब आपकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लगातार हम कहते आ रहे हैं कि अब दिल्ली में ही चुनाव हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में जो राजनीतिक दलों का संख्या बल था, जो संख्या थी, उसके हिसाब से किसी की सरकार बनते हुए नहीं दिख रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत इतनी साफ नहीं थी और उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत भरसक प्रयास किए, अपने सत्ता के दबाव पर भी प्रयास किए, बहुत से विधायकों का इस्तीफा दिला करके सरकार बनाने की कोशिश की। बहुत बार उन्होंने सत्ता परिवर्तन करा करके कि विधायक दूसरे दल के तोड़ करके आपके विधायकों से संपर्क किया गया, कांग्रेस के जो विधायक थे उनसे संपर्क किया गया और किसी तरीके से जो जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया था उसको पूरा करने का उन्होंने अब तक प्रयास किया है। और आज यही बात तो 2 महीने पहले कही जा रही थी। अगर इस बात को समझा होता बीजेपी के नेतृत्व ने, कांग्रेस ने भी पहले कह रखा था और आपने भी जा करके शाम को केजरीवाल जी ने कह दिया, जा करके भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथ खड़े किए कि अब हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अगर ये फैसला 2 महीने पहले हो जाता या 1 महीने पहले हो जाता, तो निश्चित तौर पर जो 2 प्रदेश के चुनाव हैं उनके साथ दिल्ली का चुनाव हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जैसे प्रदेश को, जहां पर चुनी हुई सरकार का होना बहुत जरूरी था, उसको बेवजह 3 महीने बिना चुनी हुई सरकार के माध्यम से या जो और दूसरे तरीके का शासन व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है और जनता के चुने हुए लोग वहां पर सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो मेरी अब मांग लगभग समझ लीजिए जो कांग्रेस की थी पूरी होने को है। जिस तरीके से संपादक जी कह रहे हैं कि आज 6 बजे के बाद जब सारे तीनों दलों से बात करने के बाद एलजी महोदय ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित की होगी, तो अब इसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं, दिल्ली विधानसभा भंग होगी और नया जनादेश वहां का मिलेगा। और जो कांग्रेस बहुत समय से मांग कर रही थी वो सही दिशा में, और ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ भरा, या एक कहना चाहिए कि पॉजिटिव एक साइन है कि एक चुनी हुई सरकार ही दिल्ली में रहे, जोड़ तोड़ की सरकार ना बने तो वो अच्छा है। हाँ तुलिका, लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि आज हमारे इस पैनल में अभी तक नहीं आ पाया है। शायद जो है मुहर्रम के जुलूस वगैरह की वजह से जो जाम लगा हुआ है पूरे शहर में, उसकी वजह से मुमकिन है कि हमारे साथी अटके हुए हों भारतीय जनता पार्टी के भाई, लेकिन अभी तक चूंकि कोई नहीं आया है तो मैं एक चीज जरूर साफ करूं, मैं शैलेंद्र जी की बातों से आंशिक तौर पर ही सहमत हूं।
दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है। इस तरह से 8-9 महीनों से जो दिल्ली की जनता को एक चुनी हुई सरकार से महरूम रखा गया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है, उसके लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है, और मैं ये मानता हूं कि उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। तीनों पार्टियों ने मिलकर वहां पर जो खेल खेला है वो दिल्ली की जनता के साथ धोखे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, या धोखे से कम भी कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जब सरकार छोड़ दी तो तब तक काफी देर हो चुकी थी, वरना मेरा ख्याल है कि लोकसभा चुनाव के साथ भी जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस तरह से दिल्ली में हो सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काफी देर कर दी थी सरकार छोड़ते छोड़ते। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब सरकार उन्होंने छोड़ दी, उसके बावजूद जो ये तीनों राजनीतिक दल हैं, ये तरह तरह से वहां पर सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलते रहे। खरीद फरोख्त वाली राजनीति में चलो नहीं कहूंगा क्योंकि उसके कोई सबूत उस तरह से नहीं है, लेकिन संभवतः खरीद फरोख्त की भी पर्दे के पीछे कोशिशें हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया था, लेकिन खुद आम आदमी पार्टी ने भी, आपको पता है कि वो उन्होंने उपराज्यपाल को लिखकर ये दे दिया था कि वहां पर अभी विधानसभा भंग न की जाए। तो आम आदमी पार्टी ने भी लगातार जो है बयान अपने बदले हैं। आम आदमी पार्टी को भी लग रहा था कि शायद दोबारा कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में निम्न स्तर की राजनीति हुई है। उच्च नैतिकता, उच्च आदर्शों की बात जिस तरह से दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में 1-1.5 साल से हो रही थी, या 3-4 साल से, बल्कि मैं कहूंगा अन्ना आंदोलन के समय से ही, लेकिन इस चुनाव और एक सरकार बनाने के नाम पर वहां पर उतना ही राजनीति का निचले स्तर का खेल खेला गया है। और इस निचले स्तर के खेल में तीनों पार्टियां, मुझे लगता है, बराबर की जिम्मेदार है। तीनों पार्टियों ने वहां पर सरकार से जनता को महरूम रखा है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी देखिए इसका क्या दुष्परिणाम हुआ। लोकसभा अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, एक बार विधानसभा चुनाव हुआ, फिर दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में वोट डाले। आप देखिए ना, आप देखिए लोकसभा चुनाव में वोट डाले, फिर अब जो है वो तिवारा, मतलब 9 महीने 10 महीने के भीतर जो है दिल्ली की जनता 3 बार वोट डाल रही है, 3 बार अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। तो ये हास्यास्पद ही नहीं है, ये शर्मनाक ही नहीं है, ये निंदनीय ही नहीं है, ये भर्त्सनीय ही नहीं है, ये जनता के पैसे की सरासर बर्बादी भी है। आखिर जो काम एक चुनाव से हो सकता था, उस काम के लिए दिल्ली की जनता के पैसे की 3-3 बार बर्बादी हो रही है। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता उनको सजा देगी। नहीं, क्योंकि जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती। संपादक जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास जितनी संख्या थी, जो सबसे बड़ा दल दिल्ली में चुन के आया था, जिसको हम अपनी विचारधारा के नजदीक मानते थे, लेकिन उसको हमने प्रयास किया कि वो सरकार बनाए, लेकिन वो सरकार उन्होंने बनाई, वो चला नहीं सके। लेकिन शैलेंद्र जी, आप ही के भरोसे वो दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं। अब एक बार जब भरोसा टूटता है, आपकी तरफ से होता है, आखिर आपकी पार्टी की तरफ से क्लैरिटी में कोई कमी रही होगी, तभी तो अरविंद केजरीवाल ने दोबारा कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का सपना पा लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, गड़बड़ी सबसे हुई है। अब आप इस पर जो है पर्देदारी मत करिए। मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता सब लोगों को अपने तरीके से जवाब देगी। जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती। अपने हित से ऊपर अगर देश का हित और दिल्ली की जनता के हित सोचते तो ज्यादा बेहतर होता और दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती। फिलहाल हम आज के मुद्दे पर आप आ जाते हैं। आदर्श ग्राम योजना, जी हाँ, यही नाम है उस योजना का जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिसकी घोषणा की थी कि एक संसद एक गांव का नारा दिया था। इस योजना के तहत हर सांसद से आह्वान किया था कि वो एक गांव को गोद ले और उसको एक आदर्श ग्राम बनाए। लेकिन इस योजना की हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। ये वो 4 योजनाएं हैं जिसके सपने मोदी ने भी देखे थे और देशवासियों को भी दिखाए थे। इसलिए क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में ये सपने साकार होते नहीं दिख रहे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं स्वच्छ भारत अभियान का सच। आप एक साथ 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली की और दूसरी मुंबई की। पहली तस्वीर में मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। यादों के झरोखों में अभी भी ये तस्वीर धुंधली नहीं पड़ी कि दूसरी तस्वीर देखकर आप चौंक गए, क्योंकि दूसरी तस्वीर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की, जहां देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह के बाद फैली गंदगी। ये गंदगी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी वालों ने ही फैलाई है। वो शायद भूल गए कि मोदी जी देशवासियों को स्वच्छ भारत का सपना दिखा रहे हैं। मोदी ने गंगा की आरती की और गंगा के स्वच्छता की कसम खाई। गंगा सफाई के लिए एक मंत्रालय भी बना, उसकी जिम्मेवारी
साध्वी उमा भारती को सौंप दी गई। लेकिन इसकी भी हकीकत देखिए। एक बार फिर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है उमा की, जो गंगा में नौका विहार कर गंगा के सफाई का जायजा ले रही हैं, जबकि उनके सामने गंगा में अविरल नाले गिर रहे हैं। सफाई के नाम पर कूड़ा करकट गंगा में डाला जा रहा है। दिन महीने में तब्दील हो गए, लेकिन गंगा की सफाई के बदले गंगा और मैली होती जा रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना धरातल पर उतर पाएगी या नहीं, ये तो बाद की बात है। पहले गांव का चुनाव कैसे हो, इस पर ही महाभारत मचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही 2 गांवों में पंगा फंस गया है। फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन गांवों की स्थिति क्या होगी। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौथी महत्वाकांक्षी योजना का। जी हाँ, ये जनधन योजना है, जिसके जरिए करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री ने एक सुंदर सा सपना दिखाया। 0 बैलेंस पर बैंक में होगा खाता। लोग इस योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जमकर घूस भी दिए। अब तक कई लोग अपना पासबुक अपने घर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखिए, कहाँ है ये पासबुक, किस स्थिति में है ये पासबुक। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं का दम घोटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभिरंजन जी, 4 योजनाएं, चारों योजनाएं इस तरह से दिखाई गई कि वो पूरे देश की तस्वीर बदल देंगी, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। जो तस्वीरें हमारे सामने हमने जो रखी थी वो यही बताती हैं कि वही पुरानी तस्वीरें अभी भी चल रही हैं। कुछ नहीं बदला, सिर्फ योजनाएं सामने आई और कुछ नहीं। नहीं, इस देश में ऐसा नहीं है कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो नरेंद्र मोदी आज पहली बार कोई योजना बना रहे हैं। जी ठीक है, नरेंद्र मोदी जो बना रहे हैं, चूंकि वो एक अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, प्रचार प्रसार जो है वो उसका पुरजोर करते हैं। उनके प्रचार करने का तरीका, उनके भाषण देने का तरीका वो दूसरे नेताओं से अलग है, बेहतर है और लोगों को अपील करने वाला है। इसलिए लोगों को शायद मजा भी आ रहा है, लोगों को में उम्मीद भी जग रही है। उनको ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी इस देश में जो है क्रांति आने वाली है या क्रांति अगले ही कदम पर खड़ी है। जी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में 67 साल से तमाम योजनाएं बन रही हैं और तमाम योजनाओं का यही हश्र हुआ है जो अभी अभी आपने जो है के न्यूज के दर्शकों को इन 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं को दिखाया है। ये मनरेगा भी कोई छोटी योजना नहीं थी जो कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, आप देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मिड डे मील वगैरह बच्चों को खिलाया जाता है, आप देखिए कहीं पर उसमें छिपकली निकलती है, कहीं कॉकरोच निकलते हैं, कहीं पर सांप भी निकला है। और बिहार के छपरा में तो 23 बच्चे मिड डे मील का खाना खाकर मरे भी हैं। तो ये सारी योजनाओं की, इंदिरा आवास योजना की देख लीजिए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो इनके समय में चलाई गई थी कांग्रेस के समय में, उन योजनाओं की हालत देख लीजिए। सारी योजनाएं बनी हैं, जनता के पैसे की बर्बादी हुई है। होता यह है कि ये योजनाएं जनता के नाम पर बनाई जाती हैं, लेकिन मालामाल इसमें कोई और होते हैं। मालामाल होते हैं नेता, मालामाल होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, मालामाल होते हैं ठेकेदार, मालामाल होते हैं तमाम जो बिचौलिए होते हैं, इस तरह के लोग मालामाल होते हैं। तो ये जो 4 योजनाएं हैं जिसका अभी आप जिक्र कर रही हैं, मैं अभी चूंकि बहुत शुरुआती दिन है मोदी सरकार के, इसलिए मैं बहुत जल्दी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचना चाहता हूं, न जनता को भी हतोत्साहित करना चाहता हूं कि नहीं ये योजनाएं बिल्कुल कूड़ेदान में ही चली जाएंगी, जैसे कांग्रेस और उससे पहले की सरकारों की योजनाएं कूड़ेदान में चली गई और भारत से गरीबी नहीं मिट पाई। गरीबी हटाने के नाम पर चाहे जितनी भी योजनाएं आई, शिक्षा फैलाने के नाम पर चाहे जितनी भी योजनाएं आई, भारत आज भी 72% ही साक्षरता या 70% साक्षरता पर ही खड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अभी आप देखिए, ये जनधन योजना की बात हम कर लेते हैं। इन्होंने दावा किया कि हमने 5 करोड़ अकाउंट खुलवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अब सब लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे जाएंगे। तो आप देखिए कि सिर्फ अकाउंट खुल जाना पर्याप्त बात नहीं होती है। पहले तो इस योजना में कई स्तरों से धांधली भी आई। पहले भी हमने रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कुछ बैंकों में जिसको 0 बैलेंस अकाउंट कहा गया था, उसको खुलवाने के लिए कई बैंकों ने लोगों से पैसे लिए, 100-100 रुपये या कई जगहों पर इससे ज्यादा पैसे भी लिए गए। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हमने पहले दिखाई थी। आज आप देख रहे हैं कि एक चाय की दुकान पर जो है यूको बैंक के पासबुक पड़े हुए हैं और ये सारे वे पासबुक हैं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बनाए गए हैं।
तो ये सारे पासबुक जो है एक चाय की दुकान पर पड़े हुए हैं, बच्चे उनसे खेल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं से मोदी ऊपर बैठकर चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, इम्प्लीमेंटेशन किसी भी योजना मैंने अभी कहा आपको कि महात्मा गांधी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री की 4 योजनाएं, जनधन योजना, आदर्श ग्राम योजना, नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान, इन चारों योजनाओं को बहुत प्रचार प्रसार के साथ शुरू किया गया, लेकिन जो तस्वीरें आप सामने आ रही हैं कि इन योजनाओं में कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। कहीं पर जनधन योजना के जो पासबुक्स है वो चाय की दुकान पर मिलते हैं, नमामि गंगे की शुरुआत की गई, लेकिन अभी भी नदियों की हालत जस की तस बनी हुई, कहीं पर कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें स्वच्छता अभियान की, तो वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए गए फडणवीस और उनके शपथ ग्रहण के बाद जो गंदगी फैली वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही देन थी। इन तस्वीरों को देखकर हम कैसे मान लें कि इन योजनाओं में कहीं कुछ हो रहा है, कुछ सफलता मिलती नजर आ रही है? देखिए, अभी आपने कहा ना कि कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी बहुत उचित नहीं है कहना, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम हुआ। जी। योजनाएं ज्यादातर 15 अगस्त पर लॉन्च की गई या उसके बाद लॉन्च की गई, और आज हम नवंबर के फर्स्ट वीक में बैठे हैं जी। तो इतने बड़े देश में योजनाएं इतने कम समय में पूरी तरह से लागू हो जाएंगी, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि जो स्टेट में मशीनरी है, योजनाओं के लिए केंद्र की कोई अलग यूनिट नहीं है जी। स्टेट मशीनरी पर भरोसा करना पड़ेगा। तो जो पीडीएस सिस्टम स्टेट का है, किसी भी स्टेट का, उसको देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे अभी लोग कह रहे थे महंगाई नियंत्रित नहीं है, अर्थव्यवस्था खराब है, तो ये चीजें धीरे धीरे ठीक हुई कि नहीं हुई? पेट्रोल के दाम गिरे, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होती हैं। एकदम अगर आप कल्पना करें कि 2-2.5 महीने में चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो ये कुछ अभी बहुत अपील करने वाली बात है। मनोज भाई नमस्कार, अभिरंजन कुमार बोल रहा हूँ। आज अफसोस की बात है, नमस्कार जी, अफसोस की बात यह है कि आज आपकी पार्टी से हमारे पैनल में कोई बंधु नहीं आ पाए। शायद मुहर्रम की वजह से जो जगह जगह जाम लगा हुआ है उसकी वजह से रास्ते में फंस गए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत वक्त हो गया है और ये योजनाएं फेल हो गई हैं। हम कुछ चीजों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जनधन योजना के पासबुक जो हैं चाय की दुकानों पर थोक में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे उनसे खेल रहे हैं। रंजन जी, ये मैंने अखबार में पढ़ा है ये विषय, और आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि ये अगर कहीं हुआ तो ये निंदनीय है और ठीक नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं कहा ना, इतना ही नहीं मनोज जी, ये भी हुआ है 100% कोई चीज एकदम लागू हो जाएगी, थोड़ा सा कठिन है। ठीक है मनोज जी, इतना ही नहीं, कई जगहों पर मनोज जी ये भी हुआ है। ठीक है, आपने मान ली कि ऐसा हुआ है, लेकिन कई जगहों पर मनोज जी ये भी हुआ है कि जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट कहा गया उसको खुलवाने के लिए कई जगहों पर बैंकों ने पैसे लिए हैं लोगों से, गरीबों से। हाँ, ये अगर जहाँ हुआ है जी, वो गलत हुआ है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की योजना के विपरीत हुआ है। तो हमारा ये कहना है मनोज जी, तो संबंधित व्यक्ति इसमें दंडित भी हो जाएगा, ये भी आप विश्वास करिए। तो मनोज जी, हमारा ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की और उनको इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका नहीं अपनाया, उन पर निगरानी ठीक तरीके से नहीं रखी, जिसकी वजह से आपको पता है कि मनरेगा में, इंदिरा आवास योजना में, राजीव गांधी विद्युतीकरण में, सर्व शिक्षा अभियान में बड़े बड़े घोटाले घपले हुए। जो एनआरएचएम है, इन सब में बड़े बड़े घपले घोटाले हुए। आप लोग भी उन घोटालों का मुद्दा उठाते रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप लोग इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप लोग भी कांग्रेस की सरकार की तरह उनके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ठीक नहीं रखेंगे? उनकी निगरानी की कोई पक्की ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था नहीं करेंगे ताकि इन योजनाओं को ठीक तरीके से लागू किया जा सके? नहीं, ये अभिरंजन जी आपका बिल्कुल उचित प्रस्ताव है और बात भी उचित है कि निगरानी तंत्र होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी इस बात से मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करूंगा कि इन सारी योजनाओं के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करे भारतीय जनता पार्टी, करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। और ये वास्तव में सच है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव बनेगा इन लोगों पर। और मनोज जी जो योजनाएं हैं वो धरातल में जनता तक पहुंचे। ठीक है मनोज जी, और ये भी बात सबको देखिए पता है कि हिंदुस्तान में जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं, राज्यों के अपने अधिकार हैं, राज्य की अपनी भूमिका होती है। लेकिन भाई आपके जो एनएसए हैं, जो सुरक्षा सलाहकार हैं, वो आखिर पश्चिम बंगाल में इसके बावजूद कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है,
राज्यों के अंदर की चीज है कानून व्यवस्था और तमाम योजनाओं की निगरानी और इम्प्लीमेंटेशन। इसके बावजूद आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पश्चिम बंगाल में वर्धमान में जाकर जो है अपने तई उसको देखने की कोशिश तो करते हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से आप पश्चिम बंगाल में एक मामले में जाकर निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद, उसी तरह से आप इन योजनाओं में अगर कोई कमी रह रही है, कमी दिखाई दे रही है, तो आप राज्यों को दोष मत दीजिए ना, अपना निगरानी तंत्र विकसित करिए। देखिए अभिरंजन जी, जो आपने वर्धमान वाली बात कही है, जी वो वर्धमान में विषय क्या था ये देखिए। हाँ नहीं ठीक है वो बम ब्लास्ट था, व्यवस्था का विषय नहीं था। हाँ ठीक है, बम ब्लास्ट था, आतंकवाद था, सब कुछ था है ना चीजों में। केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, हड़ताल हो, लाठीचार्ज हो, तो ये आप स्टेट सब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो, तो वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो मेरी समझ से बहुत गलत नहीं है। नहीं ठीक है, निगरानी तंत्र मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ मनोज जी। बहुत उचित है मनोज जी, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ जो एनएसए वहां पर गए। कुछ नहीं कि कोई स्टैंड नहीं, आपकी बिल्कुल उचित राय है कि इसका निगरानी तंत्र बनना चाहिए। और हम लोग इस बात को माननीय अमित शाह जी से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से और संभव हुआ आदरणीय मोदी जी तक पहुंचाएंगे। आखिर अगर सपोज करिए जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो प्लान आखिरकार फेल करते हैं। सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की किसी योजना का पैसा आ रहा है, भले वो पैसा केंद्र से आ रहा है, लेकिन वो पैसा ये माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता का है, उसके हिस्से का है, उसके हक का है। तो आखिर आप कैसे किसी के भरोसे उसको छोड़ देंगे अगर पैसा आप दे रहे हो? बिल्कुल ठीक है। आप अभिरंजन जी जानते भी हैं कि जो पैसा दे रहा है उसको निगरानी का अधिकार होना चाहिए और निगरानी विकसित करनी चाहिए। जाता है तुरंत आलोचना शुरू हो जाती है। अलग से अगर हम निगरानी तंत्र, कोई सरकारी निगरानी तंत्र बनेगा तो उस पर भी प्रश्न उठेगा। तो ये राजनीतिक निगरानी तंत्र पार्टी खड़ा कर सकती है। अच्छा ठीक है, जनधन योजना से आगे बढ़ते हैं मनोज जी। बात को कर सकते हैं कि जिस बैंक में ऐसा पाया गया उस बैंक के खिलाफ हम लोग दबाव बनाएं, मनोज जी शिकायत करें उनके खिलाफ। ठीक है। अब जनधन योजना से आगे बढ़ते हैं, जरा एक दूसरी योजना का हम जिक्र कर लेते हैं। ये जो आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसको लेकर मैं देख रहा हूं कि आपके उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आप लोगों ने कई गांवों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। मेरे पास फतेहपुर से रिपोर्ट आई है कि वहां पर जो है एक गांव में का नाम आपके सांसद ने पहले चुना था, फिर उस गांव का नाम कैंसिल करके दूसरे गांव को चुनने की बात हुई, तो फिर पहले गांव के एक युवक ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद जो है दूसरा युवक जो है टंकी पर चढ़ गया। तो आप इस तरह से यही जो है प्रधानमंत्री मोदी के इलाके बनारस में भी हो रहा है, तो आप गांव को लड़वाने का काम क्यों कर रहे हैं मनोज जी? नहीं अभिरंजन जी, हाँ, मुझे ये सिर्फ जानना है कि इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि पहले गांव चयन कर लिया था, फिर उसका रद्द कर दिया, दोबारा इसको चयन कर लिया। ये इसलिए अपनी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ, तब मैं बेहतर उत्तर दे पाऊंगा आपको। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो अब आप उस आदमी से जाकर पूछिए जो फांसी लगाकर जो है फतेहपुर के चांदपुर गांव में मर गया। अब आप पूछिए जाकर उस आदमी से कि आखिर उसने किस बुनियाद पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। मनोज जी, आप उस आदमी से जाकर पूछिए कि वो किस बुनियाद पे गांव में पानी की टंकी पे चढ़ गया। तो ये देखिए अभिरंजन जी, ये हमारा ये कहना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर भी ये चीज आधारित हो सकती है। नहीं, अफवाहों पर आधारित चीजें नहीं होती है इस तरह की। कोई सांसद अगर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, कोई भी सांसद चाहे हमारा हो चाहे किसी और राजनीतिक दल का हो, ऐसे भी मनोज जी आप बता दें कि फतेहपुर की सांसद ने ही ये घोषित किया था कि इस गांव को गोद लिया जाएगा और उसके बाद आदर्श गांव बनाया जाएगा इस गांव को, और उसके बाद इस गांव का नाम रद्द कर दिया गया। वहां की सांसद ने ही घोषित किया था। बिल्कुल, हाँ, ये बात मेरी जानकारी में नहीं है। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही ये बात सुन रहा हूँ और इतना अभी संभव नहीं है कि उनसे बात करके आपको बताया जाए कि मामला क्या था। लेकिन इसी तरह से मनोज जी करना उचित नहीं दिखता। मनोज जी, चलिए फतेहपुर को छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी के इलाके में ये क्या हो रहा है? वहां पर भी मैं देख रहा हूं कि पहले रोहनिया इलाके का ककरहिया गांव का नाम आया, उसके बाद फिर जयापुर गांव का नाम आ रहा है। जानने का कारण सिर्फ इतना है, अब ककरहिया गांव के लोग जो है मोदी के कार्यालय से लेकर तमाम आपके पार्टी के कार्यालयों में जा रहे हैं। प्रतिनिधि लाए हैं, कौन लाया? मोदी जी वहाँ से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो लाया कौन नाम? नहीं, देखिए संपादक जी ये नाम आप ही की पार्टी के लोगों की तरफ से आ रहे हैं, वरना किसी खास गांव का आदमी क्यों आंदोलन करता है? ये संपादक जी, उसका नाम माना जाए। मनोज जी, बनारस में सैकड़ों गांव हैं, हजारों गांव हैं,
मुझे बताइए कि फिर ककरहिया गांव के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वही जो है आपकी पार्टी के कार्यालय की खाक क्यों छान रहे हैं? जानकारी मिल रही है जी, लेकिन हम ये कैसे मान लें? अधिकृत व्यक्ति कहेगा तब तो है कि जैसे मोदी का कोई प्रतिनिधि गए, वहां पर जो सांसद प्रतिनिधि हो वो गए, कोई भूतपूर्व सांसद, विधायक, कोई ऐसा व्यक्ति कहे तो समझ में आता है। तो मनोज जी, जब आप 6 लाख गांवों में से 100, 200, 400, 500, 1000 गांवों को चुनेंगे तो आप गांवों को तो लड़वाएंगे ही ना। मनोज जी, अगर कहीं से भी इस बात की घोषणा नहीं हुई है तो एक बात ये बताइए कि प्रशासन ने कैसे ककरहिया गांव में जाकर तैयारियां शुरू कर दी? विभाग में चलते हैं, पायलट प्रोजेक्ट की तरह है ये। आप इसको ये नहीं कह सकते मनोज जी कुछ गाँव चुन लिए, कुछ कर दिए। मनोज जी, पायलट प्रोजेक्ट है। अगर कहीं से भी कोई आधिकारिक, मनोज जी, कमियों और अच्छाइयों को देखा जाता है। मनोज जी, कहीं से भी कोई आधिकारिक घोषणा अगर ककरहिया गांव की नहीं हुई तो प्रशासन ने कैसे ककरहिया गांव में जाकर सारी तैयारियां शुरू कर दी कि उधर उसको आदर्श ग्राम बनाया जाएगा और पीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं? वहां पर हुदूद के चक्कर में उनका की वजह से वो अपना दौरा उनका रद्द हो गया था, नहीं तो उसी वक्त उनका ककरहिया गाँव जाने का कार्यक्रम था। बाकायदा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग पहुंच गए थे, वहाँ पर सारी चीजों की शुरुआत कर दी गई। तो आप पहले बता देती, हम बात कर लेते वहां से कि विषय क्या है, उनके प्रतिनिधि या जो भी सज्जन हो उनसे बात करनी पड़ेगा। ऐसे कैसे मान लिया जाएगा? देखिए त्रिपिका जी, हमें पता नहीं है। इसमें हमारे मनोज भाई जो है एक दो गांव की बात कर रहे हैं, आपका जवाब देने में सक्षम होंगे। मनोज जी, ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं से तो ये गांव वालों तक पहुंचे। जब प्रशासन को पता है और आपके यहाँ के लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं मनोज जी, तो फिर आप ऐसा करिए कि क्या कल आप इस पर आधिकारिक बयान दे पाएंगे? बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल। हाँ, तो कल आप पता करके कल इस पर आधिकारिक बयान दीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी अभिरंजन जी, मैं अधिकृत हूँ बयान देने के लिए, पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है, तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल बात करके। मुझे जानकारी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल आप एक आधिकारिक बयान दीजिए। नहीं है, आप बताइए कि कौन सा गाँव है। जानकारी स्पष्ट नहीं कर लेता मैं बात नहीं कर सकता। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे क्योंकि और भी दो योजनाएं हैं। लाइन पर बने रहे, आप बने रहिए, हम आपके पास दोबारा और भी योजनाएं हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करने चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक में से के बाद जल्द लौटते हैं।